बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाउ वी पोल्यूट एंड क्लीन वाटर। सो टुडे वी टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। कैसे हम पोल्यूट करते हैं, ठीक है। So this is the definition of water pollution. It refers to degradation of water quality. Generally look at the intended use of the water, how far the water departs from the norm, and it affects on public health, ठीक है। ऑल्सो इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सो ये हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन में कि क्या इस्तेमाल है पानी का, कितना वो नॉर्म से जो हमें चाहिए उससे डिपार्ट है, दूर है। और पब्लिक हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। पब्लिक हेल्थ को कितना असर अंदाज होता है, और उसके बाद इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है इसके वो भी। तो वाटर पोल्यूशन बेसिकली इंक्लूड्स हैवी मेटल्स, सेडिमेंट, मट्टी वगैरह और रात, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, हीट। जो बड़े बिजली घर हैं वहाँ पे जब पानी होता है बहुत गर्म होता है तो वो वाटर इज वेरी हॉट, सो हीट इज अ वेरी बिग पोल्यूशन। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो कॉलरा और हैजा वगैरह बीमारियां करते हैं। फॉस्फोरस अगर बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, सोडियम अदर कंपोनेंट्स अगर हैं, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस। So they are all water pollutants, major water pollutants that can cause problems. So these are the main water pollutants that we study and work on. So primary water pollution problem is the lack of clean, disease-free drinking water. Primary जो हमारी बात होती है हम ये बात करते हैं कि it should be clean, should be disease-free drinking water. और वैसे waterborne disease affects several billion people worldwide. हर साल जो है वो unfortunately जो है पानी साफ ना होने की वजह से बहुत से लोग बीमार होते हैं, और ना सिर्फ बीमार होते हैं बल्कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। कॉलरा हैजा जो है अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार करता है। हर साल लोग जो है वो गंदे पानी का वजह से हैजा का शिकार होते हैं। क्वालिटी वाटर डिटरमाइंस इट्स पोटेंशियल यूज। अब वो मैटर करता है कि कितना उसका यूज है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी बताती है कि वाटर का यूज कैसा है। ऑल सेगमेंट सोसाइटी में कंट्रीब्यूट वो पोल्यूशन, और समटाइम्स नॉट ऑल, फ्यू सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल। Now this is a very important term. इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो बीओडी जितनी ज्यादा हाई होगी वाटर की, उतना वाटर ज्यादा पोल्यूटेड होगा, और जितनी बीओडी कम होगी उतना वाटर क्लीन होगा। तो अगर पोल्यूटेंट्स ज्यादा हैं तो उसके लिए ज्यादा आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, यानी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया उसके अंदर है वो उसकी पोल्यूशन को डिग्रेड कर सके। तो BOD is commonly used in water quality and management. मैंने बताया इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। Measure the amount of oxygen consumed by microorganisms as they break down organic matter. So it's the amount of oxygen which is required to break down the pollutant or organic matter by microorganisms. तो अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी डिग्रेड करने के लिए, और अगर कम पोल्यूशन होगी तो कम चाहिए होगी। तो इसलिए अमाउंट ऑफ BOD is more, water is more polluted, and this amount of BOD is less, water is less polluted. routinely measured as a part of water quality at wastewater treatment plants, ठीक है। और डेड ऑर्गेनिक मैटर विच प्रोड्यूसेस BOD, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो BOD इंक्रीज कर देता है। एडिड टू स्ट्रीम एंड रिवर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, स्पेशली खेतों से जब स्प्रे आप करते हैं और वहाँ से जब वो आता है तो वो गले सड़े पत्ते भी और पौधे भी, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। और वो पानी जो है वो दरिया में जब आता है या झील में या नहर में आता है तो वो फिर वहाँ पे उसकी BOD बढ़ जाती है। और इट्स अ थ्रेशोल्ड फॉर वाटर पोल्यूशन अलर्ट। और यूएसए EPA जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस की है, उसने थ्रेशोल्ड बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए तो ये बड़ा खतरनाक होता है। यानी मिनिमम आपके पास ऑक्सीजन जो है वो पानी में उसकी अमाउंट 5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, सैचुरेशन उसकी होनी चाहिए। When a spill takes place, there are 3 zones that are identified. Pollution zone, जब भी हम बात करेंगे BOD की तो एक वो जगह है पानी में जहाँ पे pollution ऐड हो रही है, वहाँ BOD हाई होगी। फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन जहाँ पे ब्रेक डाउन होगी pollution की, वहाँ पे वो कम होगा। और फिर फाइनली रिकवरी जोन वेयर द dissolved oxygen increases and BOD is reduced. यहाँ पे मैं बता दूँ ये चार्ट है बड़ा कॉमनली, आप इसको देख लें कि स्ट्रीम बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ, आप देखें क्लीन वाटर आ रहा है। उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, किसी इंडस्ट्री का भी सकता है, किसी सोसाइटी का, वो पोल्यूशन को रिलीज कर रहा है। जैसे रिलीज हो रही है तो उसके बाद आपके पास पोल्यूशन जोन है, उसके बाद वहाँ पे ब्यूटी बढ़ जाएगी। एक्टिव डिकम्पोजिशन जहाँ पे डिकम्पोजिशन होगी, और उसके बाद फिर फर्दर पानी जो है वो साफ हो जाएगा। बट जब ऐड होगा पोल्यूशन उस वक्त BOD बढ़ जाएगी, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आएगा तो उसके लिए ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे और उसको डिग्रेड करेंगे। लेकिन आप देखें बाद में फिर वो दोबारा नॉर्मल होंगे। इसलिए कहते हैं कि बहता पानी साफ होता है।
बहते पानी में जब पोल्यूटेंट या पोल्यूशन डालते हैं तो वो वक्ती तौर पे तो वो पोल्यूशन होती है, और उसके बाद अगर वो बहता पानी चल रहा है तो वो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगी। बैक्टीरिया जो पानी में मौजूद होते हैं वो उसे डिग्रेड कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं बहता पानी साफ होता है। और दूसरा रिलेशनशिप यहाँ पे जो है वो बीओडी और डीओ का है। तो ये दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी के अंदर, उसकी एक नेचुरल कैपेसिटी है, पानी के अंदर एक खास अमाउंट ऑक्सीजन होनी चाहिए क्योंकि मछलियों को भी चाहिए होती है। इसके अलावा पानी जो है वो साफ अगर होगा तो उसके खास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर डिजॉल्व होगी। जबकि बीओडी इसके बरक्स होती है। बीओडी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है, डीओ ज्यादा है तो इसका मतलब है पानी ज्यादा साफ है। और अगर बीओडी कम है तो इसका मतलब है पानी साफ है, और अगर डीओ कम है तो इसका मतलब है पानी जो है वो सही नहीं है, पानी इज नॉट राइट, नॉट फॉर द फिश, नॉट फॉर इवन ड्रिंकिंग पर्पसेस, डीओ इज लेस। सो बीओडी और डीओ का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बीओडी जो है वो पहले लो है, फिर जब पोल्यूशन होती है तो वो हाई हो जाती है, और फिर उसके बाद जब पोजिशन जोन है और फाइनली रिकवरी जोन में दोबारा से बीओडी लो हो गई है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होती है। जब बीओडी बढ़ती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर फाइनली जैसे बीओडी डिक्रीज होती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन दोबारा से बढ़ जाता है। Waterborne disease, primary waterborne pollution problem affects vary from upset stomach to even death. बहुत सी डिजीज होती है, बट मैंने बताया पहले आपका पेट खराब होता है, उसके बाद खाना खाता तकलीफ होती है, और एक जमाने में कॉलरा वाज अ वेरी बिग बिग सोर्स ऑफ डेथ, और ये बहुत सीवियर किस्म की बीमारी थी जो वाटर की होती थी। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, डिफिकल्ट है, ये भी एक हमारे पास है। और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी बहुत ज्यादा डेसेंट्री करते हैं, पेट की बीमारियां करते हैं। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है इसकी भी हम मैयर लेते हैं कि पानी में कितने होने चाहिए। अगर वो एक खास अमाउंट से इसकी तादाद बढ़ जाए तो वो पानी काबिल इस्तेमाल नहीं होता, वो का पानी पीने के लायक नहीं होता अगर वो इन बैक्टीरिया की इन सेल्स की अमाउंट एक खास अमाउंट से ज्यादा हो। तो इंडिकेट दैट फीकल मैटर इज प्रेजेंट, मैंने बताया ना, ये बताता है कि फीकल मैटर जो है वो प्रेजेंट है। फीकल मैटर से मुराद है ह्यूमन फीसिस या एनिमल फीसिस। ह्यूमन या एनिमल वेस्ट उसे हम फीसिस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन, जो हमारा वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट है और एनिमल वेस्ट है। ठीक है, और इसका भी थ्रेशोल्ड है, और ये 200 सेल्स पर 100 ml ऑफ वाटर फॉर स्विमिंग है। पीने के लिए तो बहुत कम है ये, आप अगर पानी में 200 सेल्स से 100 हो तो 100 ml में तो स्विमिंग का है, इससे अगर ज्यादा होगा तो स्विमिंग भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसके भी इस तरह बहुत से लेवल्स हैं। और नन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यू नीड टू हैव नो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अगर एक भी है बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट ये वाला, तो का पानी काबिले इस्तेमाल या पी नहीं सकते। मैंने बताया स्विमिंग के लिए उन्होंने रखी हुई है, तो पीने के लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही यूएसए में आप जाएं तो वहाँ लगा होता है कि प्लीज क्लीन अप आफ्टर योर पेट, कि खुदा ना खास्ता कि आप जा रहे हैं कहीं नेचुरल उसमें, तो अगर आपका कुत्ता या बिल्ली आपके साथ है तो ये ना हो कि वो पानी जो है या जो वाटर बॉडी है पॉन्ड है वहाँ पे उसको पेशाब कर दे या वहाँ पे गंद कर दे, तो उसको वो कहते हैं कि प्लीज साफ करें। ये ना हो कि आप उसको गंद जो है उसका और वो हमारे पानी के साइकिल में आके खुदा ना खास्ता उसको यूज ना करें। ठीक है, इकोलाई इज द वेरी कॉमन बैक्टीरिया जो कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया में है और जो कॉज करता है ये बीमारियां, ह्यूमन इलनेस एंड डेथ। ठीक है ना, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक, कंटामिनेटेड फूड अगर है वो उससे भी आ जाता है, और पानी जो है पीने से ही आता है। समटाइम न्यूट्रिएंट्स जो है अगर वो ज्यादा बढ़ जाए पानी में तो भी पानी फिल्टर हो जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है, एक खास अमाउंट तक तो ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्री का वाटर बहुत ज्यादा आ रहा है और उसमें पोल्यूशन और उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ज्यादा है तो वो भी पोल्यूशन इंक्रीज करती है। और they are both released from related to the land use highest level on agriculture area। वहाँ पे आपको पता है बहुत ज्यादा हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं। यूरिया में क्या होता है, यूरिया में आपके पास नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होती है, तो वो जो पानी है वो ज्यादा होता है, वो जब पानी जिसका फॉस्फोरस ज्यादा है नाइट्रोजन ज्यादा है वो जब आता है तो वो करता है यूट्रोफिकेशन, the process by which a body of water forms develops a high concentration of nutrients, उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, cause large growth in aquatic plants, photosynthesis and energy। एल्गी के बहुत बड़े जो है मैट्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर वो बैक्टीरिया और एल्गी जैसे रिप्लाई करते हैं, फिर पानी में स्मेल शुरू हो जाती है और एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है। और अगेन बीओडी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर। Oxygen content is sufficiently lower and fish and other organisms also die। बीओडी जब ज्यादा होती है तो बीओ कम होते ही आपकी फिश और बाकी जानवर सब मर जाएंगे। इस तरह हम देखें पानी के अंदर फॉस्फोरस ज्यादा था तो अब ये एल्गी पूरा ऊपर पानी के ऊपर ग्रो कर रहा है, और ये माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं
एल्गी है या डिफरेंट बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर रहे हैं। हम नीचे पानी जो है वो मछलियों को ऑक्सीजन कम हो गई है, डीओ कम हो गई है, और ऊपर ये मैश बन गया। दिस इज हम इसकी बड़ी स्मेल भी होती है। ठीक है। लेक्स की टाइप्स होती हैं। मैंने बताया यूट्रोफिकेशन वो होती है जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरी होती है ओलिगोट्रॉफिक, जिसमें कम कंसंट्रेशन होते हैं। लेक विद रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लाइफ। सो ऑलिगोट्रॉफिक जो लेक होती है वो क्लीन होती है। यूट्रॉफिक जो लेक है, यूट्रॉफिक लेक इज अ टर्म एज वेल, और यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यूट्रोफिकेशन मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं। और यूट्रॉफिक लेक ऐसी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं और वो पोल्यूटेड होती है। ऑलिगोट्रॉफिक लेक ऐसी होती है जिसमें पोल्यूशन कम होती है और वो क्लीन होती है। ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं यूट्रॉफिक लेक में और लोगोट्रॉफिक लेक में। Low abundance of life, water is more clean. Lake have high concentration of chemicals in eutrophic, often mats of algae, murky water और abundance होती है जो बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है। कल्चर यूट्रोफिकेशन वो होती है जो ह्यूमन प्रोसेसेस की वजह से जब हम ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स उसकी वजह से। ठीक है। और अगर हम कोशिश करें, इसका हल तो यही है कि हम न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ना डालें तो हम इससे रुक सकते हैं। कल्चर यूट्रोफिकेशन इज टू ऐड न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये उसके सॉल्यूशंस हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रिफिकेशन ना करें तो फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट करें, नाइट्रोजन रन ऑफ को कंट्रोल करें, वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स को रखें। ठीक है। अगेन दिस इज अ सिंपल ग्राफ, सॉरी सिंपल पिक्टोरल। जो आपको ऊपर देखें ए बी और सी, आप देखें ए नॉर्मल हमारे पास है, इस पानी जो है वो स्टीम में बह रहा है, मिट्टी भी नजर आ रही है, वाटर इज क्लीन, हवा मूव कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, फास्फोरस लो और है, नाइट्रोजन और फास्फोरस लो है। तो पानी ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी उसमें मिक्स हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रही है। जब हवा चलती है तो उससे वो गैसें मिक्स होती है। नॉर्मल इकोसिस्टम दिखा रहे हैं कि आपके पास ये। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, अब आप देखते हैं कि ऊपर तह बन रही है आखिरी पिक्चर सी है डिग्रेडेड इकोसिस्टम में। उसमें आप देखें आखिरी में फॉस्फोरस इंक्रीज, नाइट्रोजन इंक्रीज, तो आपके पास ऊपर तह बन गई एल्गी की, नीचे जो डीओ है पानी की डिजॉल्व ऑक्सीजन वो कम हो गई और उसकी वजह से मछलियां मर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइकिल्स है, सर्कल है ऑक्सीजन का, पहले में देखें ज्यादा मिक्स हो रही थी ऑक्सीजन की, हवा जा रही थी, स्पेस थी। अब क्योंकि एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है तो क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन का सर्कल छोटा हो गया। तो आप देख सकते हैं उसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व कम है और नीचे फिश डाई कर रही है और वो एल्गी जो मरती है वो भी साइड पर जाती है और वो स्मेल करती है। दिस इज ओलिगोट्रॉफिक, दिस इज यूट्रोफिकेशन। एक और बड़ा पोल्यूशन जो रही है वाटर में वो ऑयल की रही है। ऑयल स्पिल्स बहुत खतरनाक रहे हैं। बड़े बड़े टैंकर जो थे वो स्पिल कर गए समुद्रों में और उन्होंने बहुत पोल्यूशन की। ऑयल डिस्चार्ज इनटू सरफेस वाटर हैज कॉज्ड मेजर पोल्यूशन। Large spills may headlines, but normal shipping activities obviously release more oil over a period of years than is released by a single spill. लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बड़ी बड़ी स्पिल होती हैं वो तो खबरों में बड़े सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि ऑयल की ट्रांसपोर्ट सारी आपके कंटेनर से होती है तो बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो ईयरली बेसिस हर साल जो है समुद्र के में चला जाता है और वो पोल्यूशन कॉज करता है। हम इस पर देखेंगे जो बहुत बड़ा जो डिजास्टर था वो एक्सन वॉल्डर्स का था। इट हैपेंड ऑन मार्च 24, 1989, प्रिंस विलियम साउंड अलास्का। प्रिंस विलियम साउंड अलास्का, अलास्का में जगह है प्रिंस विलियम वहां पे। और एक्सन वॉल्डर्स जो था वो टैंकर का नाम था जो टैंकर वो था। रप्चर टैंकर एक्सन वॉल्डर्स रैन अग्राउंड, यानी नीचे से वो लग गया था, समंदर में गुजर रहा था। सो वहां से वो लीक हो गया, आप समझ लें रप्चर हो गया। एंड इट डंप अराउंड 250,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इनटू द सन। 2.5 लाख बैरल, बैरल लीटर नहीं, बैरल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसने बैरल जो ऑयल था वो डाल दिया वहां पे। सम ऑफ द ऑयल ऑफलोडेड टू अनदर शिप। बहुत बड़ा मसला था। स्पिल्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन इकोलॉजिकल रिच मेरीन एनवायरनमेंट। और ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि बहुत अलास्का का जो था वो बड़ा साफ सुथरा था। प्रिस्टीन मींस बिल्कुल उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था और वहाँ बहुत अबंडेंस ऑफ लाइफ थी। इकोलॉजिकली वो बहुत अच्छा था। एंड इट किल्ड 13% ऑफ द सील्स, 28% ऑफ सी ऑटर्स एंड अराउंड 645,000 सी बर्ड, यानी 6,45,000 के करीब सी बर्ड जो थे वो इसके से मर गए थे। क्योंकि सी बर्ड जब तेल गिरता है वो आते हैं तो उनके परों में तेल लग जाता है और वो उड़ नहीं सकते। और विद इन डेज द स्पिल स्प्रेड। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट एक्सन वॉल्डर्स। जो सुपर टैंकर था वो गिर गया। फिर और टैंकर उन्होंने बुलाया कि रिफिल किया जाए, लेकिन जो स्पिल हो चुकी थी वो बहुत ज्यादा थी और इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ ऑयल।
ये फिर वो पिक्चर है उसकी, कहाँ पे किस तरह से अलास्का के पास जो है गल्फ जहाँ पे हुआ था। ठीक है। बिफोर स्पिल टिपिकली बिलीव ऑयल इंडस्ट्री को डील विद स्पिल, ये ख्याल किया जाता था कि अगर स्पिल थोड़ी बहुत हो जाएगी तो डील कर लेंगे, लेकिन इस वाक्य ने बताया कि नहीं, वो पर तैयार नहीं थे और हमें इसके लिए अब स्ट्रेटेजीज डेवलप करने की जरूरत है। इवन 3 बिलियन स्पेंट टू क्लीन अप 3 पीपल सेटिस्फाइड, 3 अरब रुपए लग गए थे, ये यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। 3 बिलियन यूएस डॉलर्स वर स्पेंड एंड इवन इट वाज नॉट प्योरली क्लीन। तो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सही तरह से क्लीन नहीं हो सकता था, और बहुत से अभी भी इसके ऊपर रिजर्वेशन है। Very difficult और long term effects of still uncertain, but demonstrate technology for dealing। अब काफी काम हो रहा है। ये देखिए, ये साहिल पे क्या होता है, ये साहिल पे सारा जो है तेल आ जाता है, साहिल पे जो जानवर होते हैं वो सारे मर जाते हैं, पौधे खराब हो जाते हैं, परिंदे मैंने आपको बताया वैसे मर जाते हैं, जो समंदर के ऊपर तैर रही होती है ऑयल की, नीचे सारी मछलियां मर जाती हैं। ठीक है। दूसरा जो वाकया हुआ था वो गैलापागोस आइलैंड था, ये भी बहुत रिच आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ये 2001 में हुआ है। स्मॉल टैंकर ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वेडर रैन अग्राउंड स्पिलिंग डीजल ऑयल। उससे तो बहुत छोटा था ये एक्सन वाटरसन, लेकिन स्टिल इट वाज अ बिग थिंग एंड इट कॉल्ड सेट ऑफ इमरजेंसी। गैलापागोस जो आइलैंड है गैलापागोस, ये बहुत इन्वायरमेंट प्लेयर है, और इन्वायरमेंट के हवाले से हम बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी मिलती है। Sediment is also a big source of water pollution. Sediment consisting of rock and mineral fragment. तो ये भी बहुत बड़ा सोर्स है, और जो आप समझ सकते हैं। जी, तो सेडिमेंट मैंने बताया जिसमें रॉक और मिनरल फ्रेगमेंट्स है, ये भी बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। मट्टी और मट्टी के ज़रात या पत्थर, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम करते हैं। रेजिंग साइंस फ्रॉम ग्रेवल मोर देन 2 मिलीमीटर टू फाइंड आउट सैंड सिल्ट एंड क्ले। तो ये अगर कहीं पे भी जिस तरह हमारी मट्टी आ जाए तो वो नालियों को ब्लॉक कर देती है, उसमें जम जाती है मट्टी, वो भी बहुत बड़ा मसला करती है। कॉज सेडिमेंट पोल्यूशन बाय वॉल्यूम मैस ग्रेटेस्ट वाटर पोल्यूशन। और सबसे ज्यादा मसला जब आंधी चलती है, आंधी जो है वो अगर कोई खुली नाली है या कोई आपका खुला वाटर चैनल है उसमें आ जाती है, फंस जाती है, और वो प्रॉब्लम कॉज करती है सेडिमेंट। इवन डैम्स जो होते हैं उनमें सेडिमेंट का बहुत बड़ा मसला होता है कि बहुत ज्यादा रेत या बहुत ज्यादा सैंड सिल्ट आ जाती है, और डैम की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है सेडिमेंट की वजह से। टू फोल्ड प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट फ्रॉम ओरिजिन विच डिप्लीट्स द लैंड रिसोर्स। क्या होता है, पानी जो है वो एरोड करता है सेडिमेंट का। क्या है, जहाँ से भी सेडिमेंट निकलेगा वहां पे वो जमीन जमीन से निकलेगा ना, मट्टी जमीन के साथ जो है वहां से वो मट्टी पानी का हिस्सा बनेगी और आएगी। जहाँ से वो मट्टी निकलेगी वहां पे वो इरोजन हुई, विच डिप्लीट्स द लैंड रिसोर्स सॉइल एज इट्स ओरिजिन साइट, और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्स एज इट एंटर। जब पानी में एंटर होगी तो वो पानी गदला कर देगी पानी को। एक तो उसने मट्टी उखेड़ दी, दूसरा पानी भी गदला हो गया। तो टू फोल्ड प्रॉब्लम है जो सेडिमेंट का होता है। लैंड यूज चेंज रिजल्ट इन इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। मैंने बताया इरोजन भी होती है सेडिमेंटेशन की वजह से। फॉरेस्ट एरिया स्टेबल होते हैं, लेकिन जहाँ पे जंगल काट दिए जाते हैं वहां पे फिर ये सेडिमेंट का मसला बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। एग्रीकल्चर लैंड प्रैक्टिसेस कैन लेड टू लार्ज सॉइल लॉस, बिकॉज जब वो क्लियर कर देते हैं तो फिर वहाँ पे आंधी भी चलती है, हवा चलती है, तो वो मट्टी उड़ती है और वाटर बॉडीज का हिस्सा बनती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंटेशन आल्सो अकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। और जब खुदाई होती है तो वो मट्टी जो बाहर निकलती है और सड़क के किनारे आप देखें वो मट्टी हवा का हिस्सा बनती है। और ये जो मट्टी होती है सेडिमेंट, ये ना सिर्फ वाटर पोल्यूशन को कॉज करती है, ये एयर पोल्यूशन को भी करती है। लाहौर में जो है बहुत ज्यादा, जब ऑरेंज लाइन बन रही थी उस वक्त सेडिमेंट का बहुत बड़ा मसला था लाहौर में, या वो हवा में मट्टी बहुत ज्यादा उड़ी हुई थी, उनके जगह जगह खुदाई हुई थी, और वो मट्टी जो थी हवा चलती थी, कारें गुजरती थी कारों के साथ, वो सारा हवा का जो था हवा में वो मिक्स होती थी। ये दिखाया हुआ किस तरह से यहाँ पे इरोजन हो रही है, और ये मट्टी जो है ये सेडिमेंट जो है अब ये अगर कोई वाटर बॉडी है उसमें मिक्स हो रहा है और एयर कैसा बन रहा है। एसिड माइन ड्रेनेज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो माइनिंग की जाती है वहां पे एसिड डाला जाता है ताकि वो आराम से जिस मिनरल को आपने निकालना हो तो वो निकल सके। रेफर्स टू वाटर विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द माइन। माइनिंग जब आप करते हैं, कान में जाते हैं, तो आपको तेजाब की जरूरत होता है एसिड को। आप एसिड से स्प्रे मतलब एसिड यूज करते हैं, लेकिन जब एसिड होता है वो पानी के साथ मिक्स होता है, उसके बाद वो ड्रेन बाहर निकल आती है। ड्रेनेज होती है यानी वो आपने उस वक्त कान में आपको जरूरत पड़ा है, आपने मिनरल निकालने हैं, तो आप एसिड यूज करेंगे, बट वो एसिड पानी के साथ फिर बाहर आ जाता है। और वो अगर पानी की बाहर पॉन्ड है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है। कॉयल माइंस आर ऑफन एसोसिएटेड विद पाइराइट आयरन सल्फाइड। वो पाइराइट जो होता है, कोल जब आप निकाल रहे होते हैं, कोल के साथ सल्फर भी होता है, तो वो जब आप ये यूज कर रहे होते हैं तो वो क्या है कि आयरन सल्फाइड जो है उसमें से सल्फाइड जो है वो वाटर से मिक्स हो जाएगा और वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है। और ऑक्सीजन वाटर इज ब्रदर्स।
and the product of weathering is sulfuric acid, and that is highly dangerous. आपको पता है sulfuric acid is a very dangerous acid. वाटर रन थ्रू द माइंस टेनिंग, और वो गंद आता है। देखें अब ये माइन के साथ जो है वो एसिड बार बन के निकल आया और ये एसिड है। अब अगर कोई जानवर खुदा न खास्ता आके इसको पिएगा तो वो मर जाएगा। पाकिस्तान में भी जो कोल माइंस थी वहाँ पे बड़ा मसला हुआ कि मोर मर रहे थे, उनको समझ नहीं आई क्या हुआ। तो वो ये था कि वो जो वहाँ पे कोल माइन से वो ड्रेनेज हो रही थी, वो एसिड आ रहा था। लोगों को तो नहीं पता, वो आते थे पानी पीने के लिए और जब पीते थे तो वो एसिड वाला पानी होता था, तो वो मोर जो थे वो बहुत ज्यादा मर गए थे। ठीक है। If the acid rich water runs into natural water source, it's a big pollution source, environmental damage जो है वो कर होती है। acid water toxic to plants, animals और ecosystem, can also seep into the pollute। अच्छा ये सीप भी कर सकता है बनाना करता कि अगर आप वो पानी खड़ा हुआ है तो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर वो चला गया, उसमें भी उसको एसिडिक कर देगा। दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। Hundreds of kilometers streams damage, abandoned mines also containing a problem. अब हम सरफेस की बात करते हैं। pollution of surface water occurs when we have too much of harmful substance flows into the body of water। अगर आप देखें सरफेस में नहर है या आपके पास दरिया है, उसमें किस तरह से पोल्यूशन आ रही है, तो वो सरफेस वाटर पोल्यूशन में आती है। exceeding the natural ability of that water body to remove desirable material, dilute it or to harmless concentration or convert it into a harmless form। तो तीन चीजें होती हैं कि आप जो सरफेस वाटर है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो है रिमूव कर दें जो अनडिजायरेबल मटेरियल है, दूसरा है उसको इतना डाइल्यूट कर दें कि उसकी कंसंट्रेशन जो है हार्मफुल वो कम हो जाए, और तीसरा है कि उसको कन्वर्ट कर दें इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म। सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स actually that are being used। So if you move further, there are point sources and then there are non-point sources। Point source होती है अगर किसी एक सोर्स से वाटर के अंदर पोल्यूशन आ रही है एक खास जगह से, और नॉन पॉइंट से बड़ा होता है कि एक खास ऐसी जगह नहीं है कहीं से भी पोल्यूशन आ सकती है। पॉइंट सोर्स आर डिस्टिंक्ट एंड कन्फाइंड। मैंने बताया आपको 5 स्टॉर्म से, यानी एक इंडस्ट्री है या एक हाउस फैक्ट्री है, उसका जो ड्रेन है वो एक जगह पे गिर रहा है दरिया में, तो वो पॉइंट सोर्स है। एक पॉइंट 5 फ्रॉम अ म्युनिसिपल और इंडस्ट्री साइड दैट एम्प्टी इनटू अ स्ट्रीम, दैट इज अ पॉइंट। नॉन पॉइंट सोर्स आर डिफ्यूज एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, सच एज रन ऑफ, यानी मिसाल के तौर पे जब आपने स्प्रे किया खेतों में, अब बारिश हो गई तो वो पानी मूव करेगा, तो अब वो एक जगह पे नहीं है, वो पानी जो है वो बहता हुआ मुख्तलिफ जगहों से नहर के अंदर गया या वो दरिया में गया, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स है। इन्फ्लुएंस बाय लैंड यूज, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड सो मच, काफी चीजें इसमें होती हैं, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, किसी भी जगह से वो आ सकता है। रन ऑफ इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होता एक, तो इट्स अ नॉन पॉइंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। अब ये पॉइंट सोर्स की एग्जांपल है, आपको ड्रेन नजर आ रही है, वहां से ड्रेन जो है वो गंदा पानी रिलीज कर रही है। ठीक है। इसको डील कैसे किया जाता है? दो अप्रोचेस की जाती हैं वाटर पोल्यूशन के हवाले से। एक मैंने बताया रिड्यूस रिसोर्सेज, सोर्स को रिड्यूस करें। ट्रीट द वाटर टू रिमूव पोल्यूटेंट्स और कन्वर्ट देम टू फॉर्म दैट कैन बी डिस्पोज। उसको या तो रिमूव करें या उसको ऐसा कर दें डाइल्यूट करके कि वो लेस हार्मफुल फॉर्म हो जाए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप किस तरह से वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो आप देखें या ऊपर अब जैसे छत पे बारिश हो रही है तो उन्होंने लेफ्ट पे ड्रेन फ्रॉम द रूफ, नीचे गार्डन है, वो बारिश का जो पानी है वो रेन गार्डन आपका डेवलप हुआ है, जो कि गार्डन जो है उसको पानी जो है वो बारिश का मिल रहा है, वो इकट्ठा होता है छत से और वो आके वहाँ पे उसको पानी मिल जाता है। इसी तरह ड्रेन फ्रॉम द रन ऑफ बेसन विद वाटर बॉडीज। तो क्या है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि बारिश का जो पानी ज़ाया नहीं होने देते, वो घर के अंदर उन्होंने पौधों को जो है वो दे रहे हैं। छत पर पानी इकट्ठा होता है, ज़ाया होने की बजाय ड्रेन में जाने की बजाय उसको उन्होंने पौधों के लिए इस्तेमाल में किया है। ये एक और अच्छी एग्जांपल है कि देखिए इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं अपने इसके साथ, अपार्टमेंट्स के साथ, और वहाँ पे पौधों को पानी मिल जाता है जो बारिश का पानी होता है। या एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है कि पानी जो है वो सारा बह के वहाँ पे हो जाए, बारिश पर इसके ड्रेन में जाए, वो आप अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स। ग्राउंड वाटर जो पोल्यूशन है बहुत मसला है। हाफ ऑफ द यूएस पीपल डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सॉरी ग्राउंड वाटर। और अगर खुदा ना खास्ता सतह जमीन से नीचे पानी जो है वो पोल्यूट हो जाए तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, आपको पता नहीं होता। आप तो समझते हैं कि जमीन से निकाल रहा हूँ, बोर किया हुआ पानी साफ होगा, बट इफ इट गेट पोल्यूटेड इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। Long believed to be pure and safe to drink can be contaminated from number of sources, may become worse as human population pressure increases। That's very alarming situation। The hazardous present by the particular groundwater depends on के concentration है, किस कौन सा मटेरियल टॉक्सिक जो है वो ग्राउंड वाटर में चला गया है, किस तादाद में चला गया है, किस अमाउंट में चला गया है। तो ये सर्च करना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि आप बोर करके पानी निकाल रहे हैं वो साफ है, लेकिन अगर वो फ्लूटेड है वो मसला। जिस तरह लाहौर में रावी पोल्यूशन की वजह से अब लाहौर का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है,
पहले 70 फुट पे 100 फुट पे पानी मिलता था, लाहौर में बड़ा साफ होता था। अब आपको 700 फुट पे जाना पड़ता है, क्योंकि अब जो पानी मिलता है आपको 200 फुट पे या 100 पे, वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, वो पोल्यूटेड है। डिग्री और एक्सपोजर ऑफ पीपल और अदर ऑर्गेनिज्म टू द पोल्यूशन। और प्रिंसिपल ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, इसकी दो तीन एग्जांपल्स हैं। स्पेशली पेट्रोल पंप जो होते हैं उनके पास गैसोलीन टैंक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उन्होंने वो टैंक रखे होते हैं पानी उसके पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। खुदा ना खास्ता अगर वो टैंक नीचे से लीक कर गया तो वो फौरन से पहले जो है नीचे जो वाटर है ग्राउंड वाटर में उसको ओपन कर सकता है। यानी जो पेट्रोल पंप्स पे बड़े बड़े टैंक होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, अगर वो टैंक लीक कर गया तो वो पेट्रोल या वो डीजल नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको मिक्स हो सकता है, can create a widespread problem. ठीक है? Many thousands of old tanks removed and surrounding water and soil treated. Disposal of soil vapor extraction की टेक्निक्स हैं कुछ, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किया जाता है, बायोरिमुलेशन की जाती है कि खुदा खास्ता अगर वाटर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाए और ग्राउंड वाटर प्लूट हो जाए, उसके लिए फिर बायोरिमुलेशन यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है ताकि वो पोल्यूशन को टेकअप करें और खत्म करें। ठीक है? Pollution in groundwater differs from surface water pollution in several ways. Groundwater lack oxygen but may provide environment for anaerobic bacteria, ऑक्सीजन नहीं होती उसमें और कम होती है ग्राउंड वाटर में, लेकिन एनारोबिक जो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो वहां पे हो सकते हैं। और चैनल थ्रू विच ग्राउंड वाटर मूव्स आर स्मॉल एंड वेरिएबल, रेट ऑफ मूवमेंट इज लो। मैंने बताया ना, सरफेस वाटर अगर पोल्यूशन है, पोल्यूटेड है, तो उसको आप आराम से उसको आप साफ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर अगर पोल्यूटेड है उसको क्लीन करना, साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री का वाटर या सीवेज वाटर को जो हम देखते हैं उसको ट्रीट किए जाते हैं, तो उसमें ये तीन मेथड होते हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और टर्शरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। वाटर को ट्रीट करके फिर आप उसको रिलीज कर सकते हैं। अब तो बाकायदा बड़े सख्त लॉज हैं कि आप इंडस्ट्री का पानी ऐसे रिलीज नहीं कर सकते, आपको ये ट्रीटमेंट्स के थ्रू गुजार के पानी को फिर आप डिस्पोज करेंगे किसी भी वाटर बॉडी में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कानूनी तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो आपको करने होते हैं। लॉ भी इस हवाले से पास हुआ है, वाटर पोल्यूशन क्लीन वाटर एक्ट है, जिस तरह क्लीन एयर एक्ट है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लॉ पास हुए थे। और ब्रांच ऑफ लॉ डीलिंग विद कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है? फेडरल लॉज 1899 का, ये यूएस की एग्जांपल है। डक वाटर गो बैक टू रिफ्यूज एक्ट ऑफ 1899. Each major piece of legislation has significant effect on water quality issues. Law for cleanup and prevention. मैंने बताया क्लीन वाटर एक्ट भी है, इस तरह से और भी एक्ट हैं। तो ये सारे जो थे यूएस में थे, और अब हर कंट्री के अंदर हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है मुख्तलिफ लॉज हैं और वो फॉलो किए जाते हैं। सो दिस इज इट अबाउट वाटर, हाउ वी पोल्यूट वाटर एंड हाउ व्हाट आर द मेथड्स टू क्लीन द वाटर। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स हम जो बाकी पोल्यूशन की सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।